नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर ऑडियो और वीडियो दोनों ही प्रॉपर क्लियर है तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में वाई लगा दीजिए। तो आवाज़ वगैरह। चलिए दोस्तों, आज हमें चालू करना है वसा के बारे में, है ना। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे मुझे पता चल सके कि आपने जो कल पढ़ा है उसको याद किया है कि नहीं किया है, कि सीधे ही मुंह हाथ धोकर क्लास में वापस से एंटर कर लिए हैं, है ना। 5 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। जो विद्यार्थी कल क्लास में पढ़ा होगा, समझा होगा, प्रॉपर उसने नोट डाउन चीज़ें की होंगी, उसको 5 में 5 सही करने हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में इतना बड़ा सिनेरियो है कि सभी एग्जाम में साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। कैसा है दोस्तों? अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। और अगर हमें साइंस को एकदम बेहतर तरीके से, भौकाल तरीके से करना है ना, तो हमें साइंस बिल्कुल अच्छे तरीके से बननी चाहिए। चलिए, तो जल्दी से आपका पहले टेस्ट ले लेते हैं 5 क्वेश्चनों का। क्या कहते हो, है ना। 5 क्वेश्चन का रेगुलर टेस्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे, कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, पहला क्वेश्चन है। या प्रोटीन का नामकरण किसने किया है? कल हमने आपको बताया था कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम नामकरण किसके द्वारा किया गया है। जल्दी बताइए, अगर आपने कल पढ़ा होगा, चीज़ों को समझा होगा तो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और मेरे पास लगभग विद्यार्थियों के कमेंट अभी आना चालू हो चुके हैं। बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? जे बर्जीलियस। किसने दिया था? जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जे बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही। जिनका सही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अमीनो अम्ल आपस में कौन सा या कौन से बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? कौन से बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं? अमीनो अम्ल जो हैं, ये कौन से बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? बताइए, कौन से बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सभी लोगों को आंसर देना है, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है। कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा हमारे जो अमीनो अम्ल हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं और इस प्रकार एक प्रोटीन की श्रृंखला बनती है। बहुत ही शानदार। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, क्या होते हैं? सभी एंजाइम क्या होते हैं? बताइए, जब तक मैं चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं। चौथा क्वेश्चन है, दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। सभी एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, आप लोगों ने आंसर दे दिया है। जब तक इसका सही आंसर है प्रोटीन। दालों में कौन सा क्या होता है? तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दालों में प्रेलिम्स। कौन सा? प्रेलिम्स प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? प्रेलिम्स प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, कि मानव शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है? कुल कितने अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है? कुल कितने अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ती है?
बताइए मानव शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल की हमें जरूरत पड़ती है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? 20। अब जिनके 5 में 5 सही है वो एक बार बता देंगे कि सर हमारे 5 में 5 सही है। अगर आपने पढ़ा होगा, कल चीज़ों को समझा होगा, तो 5 में 5 बिल्कुल सही है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कल जो हमने क्लास में पढ़ा था वही चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे नया तरीके से पूछ रहा है जिसको आप आंसर नहीं दे पाए, है ना। चलिए, 4 सही है, ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चालू करते हैं। दोस्तों आज हमें पढ़ना है वसा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना? वसा अर्थात फैट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? वसा अर्थात फैट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डाली कॉपी में हेडिंग वसा क्या है, फैट क्या है। पीडीएफ बाद में दिखाएंगे आपको, है ना। चलो, सबसे पहले हम वसा के बारे में चर्चा करेंगे कि वसा आखिर क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम वसा की बात कर लेते हैं तो मैंने आप लोगों को वसा के बारे में बताया था कि जो वसा है ये मानव शरीर में क्या हमें देती है, ये भी हमें एनर्जी देती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पहला क्वेश्चन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कुल कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम वसा का सेवन करने से मानव शरीर को 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर हम वसा की चर्चा करते हैं तो वसा जो है मानव शरीर में किस में टूटता है? तो वसा जो है मानव शरीर में गिलसिरॉल में टूटता है। किस में टूटता है? गिलसिरॉल में टूटता है। किस में टूटता है? गिलसिरॉल में टूटता है। अगर ये मानव बात करें फैट की, तो फैट जो है मानव शरीर में किस में ब्रेक होता है? तो अगर हम बात करते हैं वसा की, तो ये मानव शरीर में गिलसिरॉल में टूटता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें वसा में एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एस्टर नामक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एस्टर। अगर आपको याद होगा तो हमने चर्चा की थी कि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसी प्रकार वसा में आपके एस्टर बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर नामक बॉन्ड होता है। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं वसा के बारे में, तो वसा को ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राईग्लिसराइड। गिलसिराइड, क्योंकि देखिए किससे मिलकर बना है? गिलसिरॉल अणुओं से मिलकर बना है। और कुल इसके निर्माण में गिलसिरॉल के 3 अणु काम करते हैं, इसीलिए वसा को ट्राईग्लिसराइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वसा को ट्राईग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहां पर वसी अम्ल के कुल हमें 3 अणु आपस में देखने को मिलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं वसा के बारे में कि वसा हमारे शरीर में क्या करती है, इसके कुछ उपयोग की बात कर लें। दोस्तों वसा की अगर हम बात करते हैं तो वसा मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में हमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की हमने चर्चा की थी, 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और वसा की बात कर लेते हैं तो वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो बिल्कुल सही है कि वसा मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा क्या करता है? वसा मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान नियंत्रित करता है। क्या करता है? तापमान नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं वसा के बारे में, तो वसा के बारे में अगर हम कहें तो वसा खाद्य पदार्थों का, जो भोज्य पदार्थ है या खाद्य पदार्थों को क्या बनाता है? स्वादिष्ट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? स्वादिष्ट बनाता है। क्या बनाता है? स्वादिष्ट बनाता है। अगर ये भोजन में नहीं होगा
तो भोजन क्या नहीं होगा, भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको रोटी किसी ने दी, अब रोटी में आप घी क्यों लगाते हैं, रोटी को तो ऐसे भी खा सकते हैं, मक्खन क्यों लगा रहे हैं, आपको खाने में मजा आए ना। इसीलिए जो वसा है वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है। कैसा बनाता है, खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ जो वसा है दोस्तों, ये वसा जब हम खाते हैं तो वसा मानव शरीर में जमा हो जाता है। मानव शरीर में क्या हो जाता है दोस्तों, जमा हो जाता है। और जमा कहाँ होता है, तो हमारे ऊतकों में जमा होता है। कहाँ पर जमा होता है, टिश्यू। कहाँ जमा होता है, हमारे ऊतक, अर्थात ये टिश्यू में जमा हो जाता है। याद रखिएगा, जो भी हम वसा लेते हैं, ये वसा क्या होता है, हमारे शरीर में जाता है और शरीर में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जमा होने के पश्चात क्या करता है, हमारी शरीर से जो तापमान है, बाहरी त्वचा है, बाहरी जो जीव है, उनको यहाँ पर सुरक्षित हो जाता है। और कभी पूछ ले कि कौन से टिश्यू की बात कर रहे हैं, एडिपोस टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एडिपोस। एडिपोस टिश्यू में जमा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एडिपोस टिश्यू कहाँ पाया जाता है, तो एडिपोस टिश्यू हमारे त्वचा में पाया जाता है। बात क्लियर है सभी को, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। वसा बहुत बड़ा नहीं है, नहीं कि आप सोचे कि प्रोटीन जैसा बड़ा है, बिल्कुल नहीं, प्रोटीन से बहुत छोटा है। यहाँ तक की बात कितने लोगों को क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अब दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं वसा के बारे में, तो एक बात और भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं वसा के प्रकार में, इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से, नहीं लिखा हो तो। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन का तात्पर्य क्या है कि जब ये अपने फॉर्मेट में टूटता है, किस में टूटेगा वसा, तो वसा आपकी ग्लिसरॉल में टूटेगा। किस में टूटेगा, ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में टूटा था, एमिनो एसिड में टूटा था, है ना। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा था, कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्मेट थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो उसी प्रकार हम इसकी बात कर रहे हैं। वसा को टाइग्लिसरॉइड भी कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा था वो ये क्वेश्चन था, देखो एसएससी ने अपने क्वेश्चन में क्या पूछा था, एसएससी का क्वेश्चन था कि वसा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। मैं बार बार लिख दिया हूँ, जो चीजें महत्वपूर्ण होती है ना उनको मैं वैसे ही डिब्बे में बना देता हूँ। जैसे देखिए ऊपर एडिपोज लिख दिया है, 9.3 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि आपको पता चलता रहेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि आप पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, पर आपको यही नहीं पता चलता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा टेस्ट होगा, और आपको टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन होते हैं तो 50 में 50 लाने की कोशिश करनी है। इस बात को याद रखिए, तभी आपकी ये मेहनत सफल होगी। ठीक है, 50 में 20-25 तो तुक्के से भी सही हो जाते हैं। चलो, अब दोस्तों हम बात करते हैं वसा के बारे में। तो जब हम वसा के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें वसा के प्रकार के बारे में चर्चा करना है कि वसा कितने प्रकार की होती है, वसा के प्रकार। तो दोस्तों अगर हम वसा के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें वसा के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार, हमें वसा के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक है संतृप्त वसा। कैसी वसा, संतृप्त वसा। और एक वसा है आपके असंतृप्त वसा। कैसी वसा है, असंतृप्त वसा। इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड, और एक को बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड। वसा के कितने प्रकार है दोस्तों, वसा के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड फैट कहते हैं। और इसको बोलते हैं पॉलीसैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। एक होती है संतृप्त वसा और एक होती है दोस्तों आपके असंतृप्त वसा। अब समझिए क्या होता है दोस्तों, जो ये संतृप्त वसा है ना, इस संतृप्त वसा में तापमान का प्रभाव पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। जो दोस्तों हमारी संतृप्त वसा है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारी तापमान का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब आप कहोगे सर कैसे तापमान का प्रभाव पड़ता है। अब बहुत अच्छा सा एग्जांपल समझो, ठंडी में, ठंड में आप घी को एक कटोरी में रख दो, निकाल के, छोटी सी कटोरी में लो, निकाल के रख दो। आप देखोगे कि ठंड में जो घी है वो जम जाएगा और गर्मी में घी जमेगा नहीं। ऐसे ही काम है डालडा का। डालडा भी क्या होगा कि डालडा को रख दीजिए निकाल कर, तो डालडा है, जम जाएगा, नहीं जमेगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि कहीं ना कहीं बाहरी जो तापमान है, इस तापमान का प्रभाव कहीं ना कहीं इस वसा में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल करते हैं, इसके अंतर्गत हम दूध को शामिल करते हैं। जितने भी दूध से बने पदार्थ होते हैं, दूध से बने पदार्थ, आप लोगों ने
अपनी मम्मी जी से जरूर सुना होगा, माता जी से, कि भैया दूध का बना हुआ है जल्दी खा लेना नहीं तो खराब हो जाएगा। चाहे दूध की खीर बनी हो, चाहे कुछ भी चीजें हो जो दूध से निर्मित पकवान होते हैं, उनको जल्दी खा लेना नहीं तो गर्मी के दिनों में खराब हो जाएंगे। मतलब गर्मी के दिनों में जो तापमान है, ये तापमान इसको इफेक्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है। तो इसमें दूध से बने पदार्थ हो गए, इसके साथ साथ मक्खन हो गया। क्या हो गया? मक्खन हो गया। वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, घी हो गया। क्या हो गया? घी हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आपके संतृप्त वसा में आती हैं, अर्थात इस पर तापमान का प्रभाव जो है प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्या पड़ता है? तापमान का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसी कारण से दोस्तों इसे हम जंतु वसा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जंतु वसा के नाम से जानते हैं। जंतु वसा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जंतु के द्वारा जो भी चीजें, जैसे बकरी का दूध हो गया, गाय का दूध हो गया, भैंस का दूध हो गया, उनसे वसा का निर्माण होता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? जंतु वसा के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे। इसमें आप पनीर को भी शामिल कर सकते हैं। किसको? पनीर को। पनीर भी क्या होता है आपके कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि पनीर का निर्माण भी किससे होता है? दूध से होता है ना। तो ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं? सब संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो है, ये हमारे मानव शरीर में अगर अत्यधिक मात्रा में चली जाएंगी तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देती हैं। किसको? कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या है? देखो भैया, जो लोग बहुत ज्यादा घी, दूध, मक्खन खाते हैं, आप देखिए कि इनका शरीर फैलता जाएगा, सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा ना। क्यों फैलेगा? क्योंकि जो फैट है ना, ये वसा, ये हमारे शरीर को क्या करती है? फैटी बनाती है। फैटी मतलब मोटा तगड़ा। अब जब व्यक्ति जो मोटा तगड़ा होगा, तो यकीनन मान के चलिए जो व्यक्ति मोटा होगा वो ये चीज का सेवन तो अच्छा खासा कर रहा होगा, अगर डाइटिंग में नहीं है। जब इन सब चीजों का अच्छा खासा सेवन कर रहा है तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होगी। आप देखना, जब वो चेकअप कराने जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आखिर इससे समस्या क्या है? इससे बहुत समस्या है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल हमारी हार्ट की धमनियों में जम गया ना, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। यही है जो व्यक्ति हार्ट अटैक पैदा कर देता है हार्ट में, क्योंकि हार्ट में धमनियों के माध्यम से क्या होता है? ब्लड फ्लो हो रहा है, और अगर वहीं कोलेस्ट्रॉल जाकर जमा हो गया ना, तो इसीलिए दुनिया में जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चाहे वो सफोला के हो, चाहे सोयाबीन के तेल के हो, उसमें से हार्ट धड़कता रहता है। कभी देखिएगा टीवी में अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में वो सबसे पहले क्या करते हैं? मानव के ब्रेन को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो अपने एडवर्टाइजमेंट में हार्ट को दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति डर जाए और क्या करे? सोयाबीन वाला तेल खाए, फॉर्च्यूनर का तेल खरीदे, सोया का तेल खरीदे, है ना। पर मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, अब उनकी उम्र तो, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र ढल रही है, तो आप उनको कोशिश करिए कि आप उनको सरसों के तेल खाने की प्रेरित करिए। सरसों का तेल क्यों? दोस्तों ये होता है असंतृप्त वसा। सरसों का तेल हो गया, आपके तिली का तेल हो गया, तिली का तेल, आपके अरंडी का तेल होता है, जिसको बालों के लिए बहुत फेमस है। अरंडी का तेल अगर आप बालों में लगाते हैं ना, बहुत फेमस होता है, मतलब आपके बालों को घना बना देता है। सरसों का तेल, तिल का तेल, अरंडी के तेल में तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब ये इसको अगर आप खाते हैं सब्जी के रूप में या किसी के रूप में आपके शरीर में जाता है, तो ठंड हो गर्म हो, आपकी धमनियों में जमा नहीं होता, स्टोर में जमा नहीं होता। और सरसों के तेल के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर में जो खराब वेस्ट मटेरियल के रूप में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उस कोलेस्ट्रॉल को भी साफ करने का काम करता है सरसों का तेल। इसीलिए सरसों का तेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर मार्केट में दुकानदारों ने अपने मार्केट को बचाने के चक्कर में सोयाबीन का निकाल दिया, अरंडी, दुनिया भर की चीजें निकाल दी हैं, और आपको शुद्ध चीजों से वंचित कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको किसका तेल खाना है? सरसों का तेल खाना है। ठीक है, चलिए, यहां तक की बात सभी को क्लियर है। अब एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमने वसा के दो प्रकार पढ़े, एक पढ़ा संतृप्त वसा, दूसरा पढ़ा असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट, पॉलीसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा का सिंपल सी बात है कि अगर आप घी, कभी आप देखना, एक बात समझो कि आप डालडा की पूड़ी को ठंडी में बनाओ, डालडा की पूड़ी को बना के रख दीजिए, 2-3 घंटे बाद देखना कि डालडा की पूड़ी के ऊपर ऊपर डालडा डालडा जम जाता है, जमता है ना। अब आप ये समझो कि जब डालडा की पूड़ी के ऊपर डालडा जम चुका है, अगर वही डालडा की पूड़ी आपने खा ली, तो आपकी धमनियों में डालडा जमेगा नहीं? जमेगा ना। जम जाएगा कि नहीं जमेगा? और जब जम जाएगा तो किसको पैदा करेगा? कोलेस्ट्रॉल को पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा? कोलेस्ट्रॉल को पैदा करेगा। इसीलिए आपको ये सब चीजें खाना चाहिए, असंतृप्त वसा, क्योंकि इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं है। सरसों के तेल को देखना, ठंडी में भी वैसा ही रहेगा, गर्मी भी वैसा रहेगा। आपके घर में होगा ना बॉटल में, देख लीजिएगा, वो जमा नहीं होगा,
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तिली का तेल देख लेना, ठंडी में भी नहीं जमा होगा, ना गर्मी में तो जमता ही नहीं है हालांकि वो। ठीक है, यहाँ तक की बात। आइए थोड़ा सा वसा के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो भैया, अब थोड़ा सा क्या है, एक बार पीडीएफ को रीड कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। आइए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं वसा के बारे में, तो वसा का जो उपनाम है, वसा को टाइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। अभी हमने चर्चा की कि वसा का क्या नाम है, टाइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि बताइए टाइग्लिसराइड क्या है। टाइग्लिसराइड हम वसा को कहते हैं। अर्थात रासायनिक रूप में वसा जो है, वसा में ग्लिसरॉल का एक अणु, किसका, ग्लिसरॉल का एक अणु और वसी अम्ल के 3 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये निर्माण करते हैं टाइग्लिसराइड का। इसीलिए मोनो डाई टाई पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में, है ना। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, वसा जो है वसी अम्ल ग्लिसरॉल के एस्टर बॉन्ड के द्वारा निर्माण होता है। मतलब वसा में कौन सा बॉन्ड होता है, वसा में एस्टर बॉन्ड होता है। फॉर्मूला क्या है, COOR, याद रखिएगा, COOR इसका फॉर्मूला है। वही दोस्तों बात करते हैं, वसा का ऑक्सीडेशन होने के पश्चात ग्लिसरॉल अर्थात फैटी एसिड निर्मित होता है, जो हमारे शरीर में कहाँ निर्मित होता है, तो ये हमारे शरीर में आपके एडिपोस टिश्यू में जमा हो जाता है। कहाँ पर जमा होता है, एडिपोस टिश्यू में जमा हो जाता है। यहाँ पर जमा हो जाता है, यहाँ पर स्किन में आपकी जो जमा होता है ना, यहाँ पे बाहरी त्वचा में आपके। इसलिए मोटा जो व्यक्ति होगा उसकी सबसे पहले क्या बनती है, मसल्स बनती है, थाई बनती है। तो जो एडिपोस टिश्यू है यहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, क्या जमा होता है दोस्तों, फैट जमा हो जाता है। क्या जमा होता है, फैट। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। किसके नाम से जानते हैं, टाइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। फिर वही दोस्तों बात करते हैं, देखिए भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा वसा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर दोस्तों हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम किसका सेवन करेंगे, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए कि अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम किसका सेवन करेंगे तुरंत, कार्बोहाइड्रेट का, कि प्रोटीन का, कि वसा का। बताइए, तीनों में आपको सबसे जल्दी आंसर देना है। सभी लोगों को जल्दी आंसर देना है कि अगर हमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 1 ग्राम वसा की चर्चा करते हैं, तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन होने के कारण 9.3 कैलोरी, कितनी दोस्तों, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये लिखा है दोस्तों। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीडेशन होने से 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से, तो यहाँ पर 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्यों लेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए जब हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए, हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे। हमें लंबे समय में ऊर्जा चाहिए, लंबे समय में, बाद में ऊर्जा चाहिए, तो लंबे समय के लिए हम किसका सेवन करेंगे, वसा का सेवन करेंगे। 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सबसे ज्यादा कभी पूछ ले तो सबसे ज्यादा किसमें मिलती है, वसा में। उसके बाद किसमें मिलती है, उसके बाद मिलेगी आपके प्रोटीन में, और प्रोटीन के बाद दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में। किसमें मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट में। पर कभी आपसे पूछ ले कि मानव शरीर सबसे पहले किसका इस्तेमाल करता है, मानव शरीर सबसे पहले इस्तेमाल करता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद करता है सर आपके वसा का, और उसके बाद प्रोटीन का, क्योंकि मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है ये बहुत लंबे समय के पश्चात होता है। इसीलिए प्रोटीन की जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो हमें लंबे समय के पश्चात प्राप्त होगी। अब दोस्तों हमने बात की है वसा के प्रकार के बारे में, तो लिखिए ये लिखा है आपके संतृप्त वसा। संतृप्त वसा की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, अधिकांश संतृप्त वसा को हम एनिमल फैट कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमल फैट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बटर आता है दोस्तों, मक्खन, इसके अंतर्गत आपका घी आता है, एवं दूध से बने उत्पाद, पनीर भी आता है। संतृप्त वसा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फैटी चीजें खा रहा है, चाहे मक्खन खा रहा हो, चाहे दूध खा रहा हो, चाहे घी खा रहा हो, इससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में, धमनी किसे कहते हैं, जहां पर हमारे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, उसे हम बोलते हैं धमनी, आर्टरीज के नाम से जानते हैं। आर्टरीज वेन हो गई है ना, धमनी सिरा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जब हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है अत्यधिक रूप से फैटी चीजें खाने के कारण, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। देखो लिखा होगा, मनुष्य के आहार में मक्खन, घी, दूध उत्पाद जैसे संतृप्त वसा की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। अगर आप लिमिट में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु संतृप्त मात्रा अधिक होने पर
यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप लिमिट में खा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप अत्यधिक रूप में खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल के रूप में चेंज हो जाएगा और इससे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर इसको हम रेड पेन से लिखे देते हैं। कौन सा रोग हो जाता है? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपने आपने संतृप्त वसा का सेवन ज्यादा कर लिया है। क्या कर लिया है? संतृप्त वसा का सेवन ज्यादा कर लिया है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई मात्रा जो आपकी आर्टरीज धमनी है, इस धमनी की आंतरिक सतह पर जमा हो जाएगी। देखिए धमनी जो है हमारे शरीर में दिखती नहीं है। कभी भी देखिए आप लोग ऐसे देखते होंगे ना, आपकी पतली पतली जो वेन्स यहाँ पे दिख रही होंगी, इनको सिरा बोलते हैं। सिरा नीले रंग की होती है, सिरा ऊपर होती है। जो भी आप दवाई वगैरह लगाते हैं सिरा में लगती है, इंजेक्शन वगैरह जो भी आपकी निडल वगैरह लगती है सिरा में लगती है। धमनी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि धमनी अंदर की तरफ होती है। यहाँ जैसे मेरा हाथ है, इसके अंदर की तरफ धमनी होगी, धमनी हमको ऐसे नहीं दिखेगी। तो धमनी में जब ये जमा हो जाएगा, जहां पर शुद्ध रक्त फ्लो होता है, कौन सा फ्लो होता है? शुद्ध रक्त फ्लो होता है। तो अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाएगा तो इससे एक और बीमारी होती है, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? नाम याद करने पड़ेंगे आपको, नाम तो दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धमनी में ज्यादा हो जाएगी तो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके ज्यादा होगी तो मानव शरीर में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया नामक रोग हो जाता है। ये दो रोग आपको याद रखने हैं। भाई दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं असंतृप्त वसा में, दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। जो असंतृप्त वसा होता है ना, ये असंतृप्त वसा सबसे अच्छी रहती है मछली के तेल की। पर अगर आप मछली के तेल से खाना बना दोगे तो खाना बहुत जल्दी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। असंतृप्त वसा का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मछली का तेल। पर मछली के तेल से आप भोजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर आपने मछली के तेल से भोजन बना दिया तो भोजन बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसका विघटन चालू हो जाएगा और जल्दी ही खराब हो जाएगा। जहां पर आप भोजन बना के रखते हो 5-6 घंटे आपका भोजन स्वच्छ रहता है, वहीं पर 1.5 से 2 घंटे पश्चात मछली के तेल से भोजन खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, मछली के तेल में पॉली सिचुएटेड फैटी एसिड की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होती है, जिसे खाने में प्रयुक्त करने पर भोजन का अपघटन तीव्रता से होता है। किसका? जिसे खाने पर भोजन का अपघटन तीव्रता से होता है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि इसीलिए इस पर हम क्या कर सकते हैं? मछली के तेल से भोजन नहीं बना सकते हैं, परंतु हम मछली को तो खा सकते हैं ना। क्यों खा सकते हैं? अगर मछली हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है वो कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम कहीं ना कहीं ये करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। क्योंकि देखिए लिखा हुआ है, जिसके खाने से भोजन का अपघटन तीव्रता के साथ होता है, अर्थात डाइजेशन सिस्टम तीव्रता के साथ होगा। वही सूरजमुखी हो गया, सरसों का तेल होगा, ये असंतृप्त वसा में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है दोस्तों लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। ये लाइकोलिक अम्ल जो होता है, हृदय रोगियों को इसके खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये हमारी धमनी में उपस्थित खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर कर देता है। जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि जो कोई व्यक्ति सरसों तिली का तेल खाएगा, उसके शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल जमा है ये शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि क्या होगा? जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल है बाहर निकल जाएगा और आपका ब्लड जो है वह आसानी से फ्लो होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? चलिए वही दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, अभी देखिए दोस्तों, आप लोगों का एक कांस्टेबल का पेपर हुआ था, कांस्टेबल का पेपर। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया? उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अगर वनस्पति घी के निर्माण में, वनस्पति घी के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मान के चलिए कि आपने पूरा फैट पढ़ लिया, वसा पढ़ लिया, अब यही नहीं पढ़ के गए, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसका दोस्तों सही आंसर है निकिल। निकिल की गैस प्रवाहित की जाती है, जिस कारण हम जो वनस्पति घी है इसका निर्माण करते हैं। यहां पर देखिए, वनस्पति तेल या जिसे हम बोलते हैं असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन गैस, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, लगाइए 3 स्टार।
हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके वनस्पति घी का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में हम किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करती है, ये हमारा जो वनस्पति तेल होता है, क्या होता है, वनस्पति तेल होता है। इस वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। इसीलिए मार्केट्स में जो भी आपके घी आते हैं, आप उन घी को खाएंगे तो आपको घी वाली फीलिंग नहीं आएगी अगर आप शुद्ध गांव के हैं। होता है ना कि अगर आप गांव का घी पहले से खाते आ रहे हैं, आप मार्केट के घी को खाएंगे तो आपको डालडा जैसी फीलिंग आएगी। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण सच में वनस्पति तेल से ही तो हो रहा है। उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो जो ये असंतृप्त वसा है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आपके संतृप्त वसा में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर यहां तक की बात सभी को। चलो अब एक बात समझिए, ये लिखा है वनस्पति घी के निर्माण में निकिल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारी प्रक्रियाओं को या अभिक्रियाओं को तीव्रता के साथ संपन्न कराते हैं, हमें उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। वही दोस्तों, ये बीमारी के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, अभी हमने चर्चा कर ली है। एथेरोस्क्लेरोसिस नामक किसे कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक जो बीमारी है, ये हमारे मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा जमा हो जाती है। किसमें, हमारी धमनियों में जमा हो जाती है, जिससे हमें बीमारी देखने को मिलती है। तो इसको आप याद रखेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग को। दूसरा है आपके ऑस्टियोस्केलेसिस नामक रोग। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ऑस्टियोस्केलेसिस नामक जो रोग है, इसमें धमनी जो होती है कड़ी हो जाती है। कैसी कड़ी हो जाती है, क्योंकि धमनियों में अत्यधिक मात्रा में आपके कैल्शियम जमा हो जाता है और कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, कठोर हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक बीमारी है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस रोग, जिसमें धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। एक है आर्टियोस्क्लेरोसिस रोग, इसमें धमनियों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो बीमारी जो है आपको वसा में याद रखना है। जैसे आप लोगों ने कल प्रोटीन में याद रखा था, कौन सी, क्वासियोरकर, मरास्मस, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी 2-3 बीमारियां याद रखनी है। ठीक है, तो पहली कौन सी है, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग। ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किसमें ज़्यादा हो जाएगी, हमारी धमनियों में जमा हो जाएगी। किसमें, धमनी में। और ऑस्टियोस्क्लेरोसिस नामक रोग की बात करते हैं, धमनियों में इसमें कड़ा हो जाती है। और धमनियों क्यों कड़ा हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें कैल्शियम अत्यधिक रूप से जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको केवल क्या करना है, इन बीमारियों के नाम बहुत बेसिक तरीके से याद रखना है। अब टेंशन की बात नहीं है। देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग, स्क्लेरोसिस लिखा है, इससे आपको याद रहेगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और इसमें लिखा है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस नामक रोग, ऑस्टियो मतलब आर्टरी, तो ये धमनी में क्या हो जाता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, जिससे कि आपको जब चीज़ों को पढ़ेंगे, पीपीटी को रीड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ने इसलिए हाईलाइट कर रखी है। आधा जो आप लोगों का काम है ना, हम ही ने कर लिया है। अब ये लिखा है वसा के क्या कार्य हैं। देखिए, वसा के कार्य की बात कर लेते हैं। वसा शरीर को प्रति ग्राम कैलोरी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम कौन करता है दोस्तों, वसा करता है। प्रति ग्राम कैलोरी की बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा। वही लिखा है कि मानव शरीर में वसा का जमाव वसी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, इंग्लिश में याद रखना, एडिपोज टिश्यू में होता है, जो शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है, अर्थात शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए मोटे व्यक्ति को क्या लगती है, कम ठंडी लगती है, और पतला व्यक्ति देखे होगे, रजैया उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, उसके बाद ठिठुराता रहता है। क्यों, क्योंकि उसका तापमान कम है, वसा कम है। वसा हमें गर्मी प्रदान करती है। ये खाद्य पदार्थ में क्या उत्पन्न करता है, स्वाद उत्पन्न करती है, जिससे आपको भोजन रुचिकर लगता है। क्या लगता है, भोजन रुचिकर लगता है, बड़ा टेस्टी लगता है। जैसे पनीर कबाब हो गया, लच्छी कबाब हो गया, है ना। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में वसा है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, भैंस के दूध में 72% तक वसा पाई जाती है। इसलिए जिस व्यक्ति को मोटा होना रहता है, वो गाय का दूध नहीं पीता, वो किसका, भैंस का दूध पीता है। क्योंकि भैंस के दूध में जो वसा होती है उसको बोलते हैं लेसोथिन। कौन सी वसा होती है, लेसोथिन जो वसा है, ये भैंस की दूध में होती है। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज भैंस, तो भैंस इज भैंस,
भैंस को बफेलो कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बफेलो कहते हैं, ठीक है ना। काले कलर की होती है, व्हाइट कलर की नहीं है, व्हाइट कलर की काऊ होती है, ब्लैक कलर की भैंस होती है। चलो वही दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत सारे मार्केट में तेल वगैरह आते हैं, जो आपके बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार उसी में चीज़ बना लिया, दोबारा बना लिया, तिबारा बना लिया, अब उसी में बार बार चीज़ों को तलते रहते हैं। अधिकांश समोसे वाले ऐसा करते हैं। जब आप गहरे तेल में बार बार चीज़ों को क्या करते हैं, तलते हैं, तो वही तेल हमारे शरीर में कैंसर का काम करता है, क्योंकि उस तेल में पाया जाता है फास्फेट। क्या होता है दोस्तों? फास्फेट पाया जाता है। अगर आप देखेंगे अधिकांश लोगों को जो आपके समोसा वमोसा की दुकान खोले रहते हैं, वो सुबह भी उसी तेल में बनाएंगे, फिर दोपहर में भी, रात में, जब तक वो जो तेल है वो क्या ना हो जाएगा, काला नहीं हो जाएगा। मैंने आप लोगों को याद करिए एक जगह और भी पढ़ाया है। कहाँ पर? जब हमने पढ़ा था आपके शुरुआत में, जब हम पोषक तत्व पढ़ रहे थे, कि उसमें बेंजीन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? बेंजीन नामक पदार्थ पाया जाता है। और वहीं पर हमने चर्चा की है कि अगर यही तेल हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे हम तली हुई चीज़ों को बार बार खाते हैं, तो उसमें फास्फेट भी अच्छा खासा पाया जाता है, जो क्या करता है, उस वसा को कन्वर्ट करने का काम करता है, और यही हमारे शरीर में कैंसर को भी जन्म देता है। उसको बेंजोपाइनिन के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। चलो क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? समोसा खाना बंद नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समोसा खाना, जो व्यक्ति अत्यधिक, देखिए किसी भी चीज की अति हमेशा क्या होती है, खतरनाक होती है। मैंने बोला अति। आप नॉर्मल खाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आप अत्यधिक मात्रा में खा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आयोडीन मान का उपयोग वसी अम्लों में असंतृप्ति मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, आयोडीन का जो मान होता है, इसको हम वसी अम्लों में असंतृप्तिकरण करने के लिए मापते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने मैदा वगैरह देखा होगा, कि मैदा को रात को सड़ा लेते हैं, उसके बाद मैदा की क्या करते हैं, सुबह जलेबी बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें में हम इसका किसका इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का उपयोग करते हैं। और इसके लिए हम कहीं ना कहीं बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इन सब में। अब दोस्तों में पढ़ना है विटामिन। किसके बारे में पढ़ना है? विटामिन के बारे में पढ़ना है। तो वसा से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न अगर वसा से हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर हम चालू करते हैं। वसा के क्वेश्चन बता दूं कैसे कैसे वसा से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है आपके वसा से। वसा से पहला क्वेश्चन बन सकता है, वो ये बन सकता है, बताइए कि वसा क्या है। मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड, टाइसेक्राइड है। तो अभी पढ़ा है कि वसा जो है आपका टाई ग्लिसराइड है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मानव शरीर में जो वसा होता है किसके रूप में टूटता है, तो वसा जो है मानव शरीर में आपकी ग्लिसरॉल के अणु के रूप में टूटता है। वसा में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? वसा में आपके एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। वसा कितने प्रकार का होता है? वसा दो प्रकार का होता है, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। घी मक्खन दूध को किसमें रखते हैं? संतृप्त वसा में। सूरज का सरसों का तेल हो गया, तिली का तेल हो गया, और आपका अरंडी का तेल हो गया, आप इसको किसमें रखते हैं दोस्तों? और मछली का तेल को असंतृप्त वसा में रखते हैं। संतृप्त वसा में तापमान का प्रभाव पड़ता है, असंतृप्त वसा में तापमान का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। फिर हमने दोस्तों पढ़ा कि हम प्रयोगशाला में जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वहीं उत्प्रेरक की दोस्तों बात कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में हम निकेल का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीजें पढ़ लिया। अगर मानव शरीर में, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाएगी तो इसे हाइपर कोलेस्ट्रेमिया नामक रोग हमें देखने को मिलेगा। अगर यही धमनी में जमा हो जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे हम? एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग बीमारी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें हमने देख ली जो बीमारियों से संबंधित है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बनेंगे बेसिक से, तो इनको आपको याद कर लेना है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भैया 1 ग्राम जो वसा है, इस 1 ग्राम वसा का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कितने कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? तो 9.3 कैलोरी हमें ऊर्जा देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा। पर सबसे तीव्र कौन देता है? सबसे तीव्र देता है हमारा मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड में किसे रखेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट। मतलब मोनोसेक्राइड हो गया, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, अर्थात ग्लूकोज के रूप में, अर्थात कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? यहाँ तक की बात आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब हमें पढ़ना है आपके विटामिन। तो आइए कम से कम आज विटामिन चालू ही कर देते हैं। विटामिन सबसे पहले लिख लीजिए पहला पॉइंट, कि जो विटामिन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती।
विटामिन मानव शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। पहली बात क्या है कि विटामिन मानव शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते। इस पॉइंट को सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विटामिन क्या है। विटामिन मानव शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते। ठीक है, विटामिन कहाँ से मिलेगी? तो ताजे फल तथा सब्जियों से, ताजे फल तथा सब्जियों से विटामिन प्राप्त होती है। विटामिन प्राप्त होती है, ताजे फल तथा सब्जियों से क्या दोस्तों प्राप्त होती है? विटामिन प्राप्त होती है। खाना बनाते समय याद रखिएगा, खाना बनाते समय सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होती है। सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होती है। खाना बनाते समय सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट होती है। ठीक है, विटामिन शब्द लिख पा रहे हैं सभी लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सभी को दिख रहा है ना? हाँ, विटामिन शब्द की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक के द्वारा किया गया है। सी फंक के द्वारा वर्ष 1911 में किया गया है। वर्ष 1911 में किया गया है। कब किया गया है? सबसे पहली बार विटामिन शब्द का नाम किसने किया है? सबसे पहली बार विटामिन जो शब्द दिया है किसने दिया है? फंक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? फंक के द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की है? सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की है? सर्वप्रथम विटामिन की खोज ल्यूमेन ने की है। किसने की है? ल्यूमेन के द्वारा की गई है। ल्यूमेन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ल्यूमेन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ल्यूमेन के द्वारा की गई है। सबसे पहली बार विटामिन शब्द किसने दिया है? सबसे पहली बार विटामिन शब्द दिया गया है 1911 में सी फंक के द्वारा। सर्वप्रथम विटामिन शब्द किसने दिया है? सर्वप्रथम विटामिन शब्द आपके ल्यूमेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है? सी फंक ने किया है। और खोज किसने की है? सबसे पहली बार विटामिन शब्द की खोज ल्यूमेन के द्वारा की गई है। याद रखेंगे। अब चलिए, सर्वप्रथम ऊपर लिखे देते हैं, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन। सबसे पहली बार खोजा मतलब हमने जिसको खोजा है अर्थात ढूंढा है। सबसे पहली बार खोजा गया विटामिन जो है दोस्तों, ये कौन सा है? विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी। ठीक है, तो सबसे पहली बार खोजा गया विटामिन कौन सा है? सबसे पहली बार खोजा गया विटामिन सी है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अभी चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। सबसे पहली बार प्रयोगशाला में, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में खोजा गया विटामिन। अब हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला में। सबसे पहली बार प्रयोगशाला में खोजा गया जो दोस्तों विटामिन था, उसका नाम था विटामिन B1, जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, सबसे पहली बार जो विटामिन हमने कहां पर खोजा था? प्रयोगशाला में खोजा था, उसका नाम है विटामिन B1 थायमीन। और सबसे पहली बार हमने किसी भी प्रयोगशाला में नहीं खोजा, उसका नाम है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, विटामिन थ्योरी की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, जगह बची है कहीं पर? यहाँ पर लिख लेते हैं विटामिन थ्योरी। विटामिन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है?
विटामिन थ्योरी दी गई है आपके हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? हॉपकिंस ने विटामिन थ्योरी दी है। किसने दी है? विटामिन थ्योरी जो है दोस्तों आपके हॉपकिंस के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? हॉपकिंस के द्वारा विटामिन थ्योरी दी गई है। ठीक है, इसमें एक और नाम लिख लीजिए, हॉपकिंस के साथ साथ फंक का भी नाम आ जाएगा। फंक, इसका नाम फंक का भी नाम आ जाएगा। तो हॉपकिंस और फंक ने मिलकर सबसे पहली बार विटामिन थ्योरी दी है। देखिए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन मानव शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा का निर्माण नहीं करते। पहली बात, विटामिन क्या होंगे? विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं? जो हमारी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, उपपचयी क्रियाएं हैं, इन सभी को तीव्र करने का काम करते हैं। दूसरा, विटामिन कहाँ मिलेगा? तो विटामिन हमें ताजे सब्जी, ताजे फलों में हमें विटामिन प्राप्त होगा। भोजन बनाते समय सबसे ज्यादा जो चीज नष्ट होती है वो है विटामिन। विटामिन भोजन बनाते समय सबसे ज्यादा नष्ट होती है। एक बात और याद रखिएगा, विटामिन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक के द्वारा 1911 में किया गया। पर सबसे पहली बार विटामिन जो शब्द है, इस शब्द की अगर हम बात करते हैं, इस शब्द का जो दिया गया उसे ल्यूमेन ने दिया। किसने दिया? ल्यूमेन ने दिया। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं, विटामिन को सबसे पहली बार जो प्रयोगशाला में खोजा गया था उसका नाम है विटामिन B1, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बार खोजा गया विटामिन कौन था? विटामिन C था, जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? राइटिंग वगैरह तो तुम लोग को समझ में आ रही है ना? चलो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का निर्माण, लिखें, विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता। मानव शरीर में नहीं होता। विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता। क्या नहीं होता? विटामिन का निर्माण जो है मानव शरीर में किसी भी प्रकार से नहीं होता है। पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो विटामिन जो है इसका निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं कि विटामिन का शरीर हमारे मानव शरीर में निर्माण नहीं होता, परंतु विटामिन जो है, इस विटामिन में से कुछ विटामिन है, कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनका भंडारण मानव शरीर में होता है। जिनका भंडारण जो है मतलब स्टोरेज, कुछ ऐसे विटामिन है जिनका भंडारण मतलब स्टोरेज मानव शरीर में होता है। भंडारण मानव शरीर में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है, स्टोरेज मतलब है ना, इनका भंडारण मानव शरीर में देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? विटामिन डी। तो विटामिन डी आप देखेंगे तो हड्डियों में पाया जाता है विटामिन डी, क्योंकि हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी। हमें सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी, कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एक और है जिसका नाम है विटामिन के, जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो ये दो जो विटामिन है इनका भंडारण अर्थात स्टोरेज मानव शरीर में होता है। जैसे अगर ब्लड फ्लो होगा तो वहां पर विटामिन के भी हो गया उसके साथ, अगर हड्डियां होंगी तो विटामिन डी भी उसके साथ होगा। तो ये जो स्टोरेज के रूप में हमारे मानव शरीर में रहते हैं अर्थात भंडारण के रूप में मानव शरीर में देखने को मिलता है। और हमने क्या लिखा? विटामिन का निर्माण मानव शरीर में नहीं होता, अर्थात कुछ अपवाद के रूप में, कुछ हड्डियों के रूप में, विटामिन डी के रूप में हड्डियों के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? ये हड्डियों के साथ रहेंगे। और विटामिन के की बात कर लेते हैं तो ये रक्त के थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होंगे। रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों मैं विटामिन के की बारे में चर्चा करता हूं, थोड़ा सा एक बात और याद रखिएगा, ये जो विटामिन के है ये हमारी शरीर में ही निर्मित होता है। मतलब कहा जाए तो बड़ी आंत का एक हिस्सा है जिसे हम कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है। बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है जिसे हम कोलन कहते हैं। क्या? कोलन वाला हिस्सा कहते हैं। यहाँ पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे बोलते हैं इस्चीरियो कोलाई। इस्चीरियो कोलाई क्या पाया जाता है? इस्चीरियो कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। बड़ी आंत के कोलन वाले हिस्से में इस्चीरियो नामक कोलाई जीवाणु पाया जाता है, जहां पर विटामिन के का निर्माण होता है। क्या होता है? विटामिन के का निर्माण होता है।
पर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है, तो विटामिन के का संश्लेषण लीवर में होता है। कहाँ? विटामिन के की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इस विटामिन के का संश्लेषण 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 कहाँ होता है? संश्लेषण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, कहाँ होता है? लीवर में होता है। राइटिंग हमारी अच्छी है, धन्यवाद धन्यवाद। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ, ये काम आएगा आप लोगों के। यहाँ तक की बात क्लियर सभी को? तो कभी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विटामिन है जिसका भंडारण मानव शरीर में होता है, बता पाएंगे ना? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी हड्डियों में पाया जाता है, विटामिन के जो है रक्त के थक्का में। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? विटामिन के का जो निर्माण होता है बड़ी आंत के कोलोन के स्टीरियोकुलाई नामक हिस्से में होता है। स्टीरियोकुलाई जो है विटामिन के का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु विटामिन के का संश्लेषण कहाँ होता है? विटामिन के का जो संश्लेषण होता है ये आपके लीवर में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? लीवर में होता है। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी विटामिन होती हैं, कुछ ऐसी विटामिन है जो किसमें घुलनशील होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं। किसमें घुलनशील होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं। तो कभी आपसे पूछे कि जल में ऐसी कौन कौन सी विटामिन है जो घुलनशील होती हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है दोस्तों। कौन सा है? बीसी। एक विटामिन का नाम है विटामिन बी और एक विटामिन का नाम है विटामिन सी। तो याद रखिएगा, ये दो जो विटामिन है जल में घुलनशील होती है। बाकी जितनी भी विटामिन है दोस्तों, वो सभी विटामिन आपके वसा में घुलनशील होंगी। किसमें घुलनशील होंगी? वसा में घुलनशील होंगी। किसमें घुलनशील होंगी? वसा में घुलनशील होंगी। तो अब बताइए, इन दोनों को छोड़ने के बाद जितनी हो गई सब इसमें हो जाएंगी। जैसे विटामिन ए है ना, विटामिन बी यहां चला गया, अब विटामिन सी भी यहां चला गया, तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो वे ए डी ई के जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ये किसमें घुलनशील होंगे? ये वसा में घुलनशील होंगे, अर्थात फैट में घुलनशील होंगे। और ये बीसी किसमें घुलनशील होगा? जल में। बेटा इस बात को याद रखिएगा, लगाइए 3 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी विटामिन है जो आपके जल में घुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील 2 विटामिन है, बीसी, और जो जल में घुलनशील है उसके जितनी भी होंगी सब वसा में घुलनशील होंगी। सब किस में घुलनशील होंगी? वसा में घुलनशील होंगी। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सुझाव चाहता हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि सर आप ये भी करवा दीजिए तो मैं करवा सकता हूं। अगर आपको लगता है कि सर, मतलब सुझाव का तात्पर्य समझ रहे हो क्या? सुझाव का तात्पर्य है कि आप मुझे बता सकते हैं कि सर आप ऐसा करा दीजिए, मतलब एमसीक्यूज वगैरह, जैसे हम तो अपने तरीके से करवा ही रहे हैं। सुबह क्लास में आते हैं, 5 आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने पढ़ा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम रेगुलर पढ़ के जाएं, पहली बात। दूसरा, आपको और भी लगता है, बाकी हम लिखवा के भी पढ़ा रहे हैं। आप लोग की सर डिमांड थी कि सर आप पुराने फॉर्मेट में पढ़ाइए, तो लिखवा के पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ हम केवल रीड कर सकते हैं। आप कहो कि पीडीएफ में सर लाइन टू लाइन ऐसे रगड़िए, तो हमसे ना हो पाएगा। हम एक टीचर है दोस्तों, है ना, वो हमसे कतई काम ना हो पाएगा, इसलिए हम लिख कर जरूर पढ़ाएंगे। इंग्लिश हिंदी वाली जो बात है, वो हिंदी इंग्लिश वाली बात हम समस्या सॉल्व कर देंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी किसमें? इंग्लिश में। हिंदी वाली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। बाकी मेरा जो दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण है कि उसी व्यक्ति का सिलेक्शन होगा जिस व्यक्ति के पास 2 चीजें हैं। पहली बात, उसके पास क्या है? उसके पास एक है निरंतरता, और दूसरा सीखने की इच्छा। क्या? सीखने की इच्छा। अगर आपके पास ये 2 चीजें हो गई तो मैं गारंटी कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं हो सकता। निरंतरता, रेगुलर क्लासेस लेना, टॉपिक होने के बाद टेस्ट जरूर लिया करो। बेटा टॉपिक होने के बाद टेस्ट हो चुका है, ये सुझाव नहीं, ये तो हम कर रहे हैं काम, है ना, ये कोई सुझाव नहीं, ये तो हम कर ही रहे हैं। हाँ पीडीएफ के वाला हो चुका है बेटा, पीडीएफ हम बता चुके हैं। यूट्यूब में करवाएंगे, चिंता मत करिए, अभी यहाँ तो कर लीजिए एक एक तरीके से। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, सब बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में। वीकली टेस्ट होगा। देखिए वीकली टेस्ट लेने का तात्पर्य हम इस बात पर बिल्कुल नहीं मानते। हमारा मानना है कि टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद अपन टेस्ट लें, ज्यादा बेहतर है, जिससे कि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी। अब हम मान लीजिए वीकली टेस्ट लेने लग जाएंगे, टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, मजा भी नहीं आएगा आपको।
बिल्कुल करवा देंगे दीपक, है ना दीपक, बिल्कुल। चलो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कल आगे वाली क्लास में विटामिन कंप्लीट हो जाएगा, और आने वाली क्लास में विटामिन के साथ साथ एंजाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक क्लास के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा होने वाला है टेस्ट 50 क्वेश्चन होगा, और 50 क्वेश्चन में कम से कम इस बार आप लोगों को 50 में 50 लाने की कोशिश करना है। 48, 46, 45, 44 पूरी दुनिया ला रही है, आप में क्या योग्यता है? आप 50 में 50 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? हो सकता है कि आपने यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, 48 सही किए, 2 क्वेश्चन यहाँ गलत कर दिए, वही एग्जाम में आ जाए। तो तैयार रहिएगा, बाकी आप लोगों को मजा तो आने वाला टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। माता पिता का स्नेह रखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। टेक केयर।